आ जाओ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ाते हैं टेन्योर, मतलब अपन पार्ट 6 देख रहे हैं। पार्ट 6 के अंदर अपन स्टेट लेजिस्लेचर देख रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले तक अपन ने देख लिया था, इससे पहले तक अपन ने यहाँ तक देख लिया कि संरचना क्या होती है अपने स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की। अब टेन्योर देखते हैं, पहले असेंबली का फिर काउंसिल का। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा का टेन्योर कितना होता है, 5 साल का होता है, ठीक है। किस डेट से होता है, ठीक है, किस डेट से होता है, फ्रॉम दी डेट ऑफ फर्स्ट सिटिंग, ठीक है, शपथ लेने वगैरह से नहीं, फर्स्ट सिटिंग जिस दिन होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना अपने को। फिर डिसोल्यूशन विघटन कौन करता है, गवर्नर। ये गवर्नर की अपने जो लेजिस्लेटिव पावर थी उसमें भी पढ़ा था, कहाँ पे आपको ध्यान है, एसपीडी, समन, प्रोरोग, डिसॉल्व, और फिर मैंने लिखा था नॉट इक्वल टू एडजॉर्न, ठीक है। तो ये डिसॉल्व यही है, ये डिसॉल्व करता है, भंग करता है किसको, लेजिस्लेटिव असेंबली को। लेजिस्लेटिव काउंसिल तो स्थायी सदन है, उसको भंग नहीं करता है, ठीक है। उससे पहले भी भंग की जा सकती है, मतलब 5 साल के टेन्योर से पहले भी भंग की जा सकती है। कब, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ही पेश होता है और इसी के सदस्य ही, मतलब विधानसभा के सदस्य ही यस या नो में इसके फेवर में अगेंस्ट में वोट करते हैं, और सेंटर में जो होता है वो केवल लोकसभा में पेश होता है, जैसे अपने पार्ट 5 में पढ़ा, ठीक है ना। मतलब राज्यसभा का केंद्र में और लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्टेट में विश्वास मत से कोई लेना देना नहीं है। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि इंक्रीज एक्सटेंशन की 5 साल से ज़्यादा जो अवधि है ना उसमें इंक्रीज कर देना ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग आर्टिकल 352 जब लगा हुआ हो, मतलब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हो, उस दौरान विधानसभा का जो कार्यकाल है वो कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, ये चीज़ है ये आर्टिकल 172 के तहत, ठीक है। तो एक बार में 1 साल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कितनी बार में कितने साल, एक बार में 1 साल, और ऐसा करके कितने समय तक अपन ले जा सकते हैं, नो लिमिट, ठीक है ना। ऐसे जैसे याद है अपन ने डीसी वादा वाला केस देखा था, 256 ऑर्डिनेंस बिहार में 14 साल तक कैंसिल किया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर नल एंड वॉइड किया। तो यहाँ भी वही स्थिति है कि 1 साल, एक बार में 1 साल तक संसद उस विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। ये 5 साल है ना, फिर 5 साल खत्म होती है, उस समय इमरजेंसी लगी हुई, नेशनल इमरजेंसी 352, तो विधानसभा कार्यकाल एक बार में 1 साल बढ़ा सकती है कौन, संसद, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, और कितने समय तक, दूसरी चीज़ कितने समय तक, अनलिमिटेड, लेकिन एक बार में 1 साल बढ़ेगा। फिर दूसरी चीज़ है कि पार्लियामेंट जो ये संकल्प पारित करती है, ये एक्ट नहीं होता है, विधेयक नहीं होता है कोई, बस रिजोल्यूशन होता है। तो पार्लियामेंट किस मेजोरिटी से ये रिजोल्यूशन पारित करती है, सिंपल मेजोरिटी से, मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50%, बिल्कुल वैसे ही जिस मेजोरिटी से स्टेट लेजिस्लेचर को क्रिएट, लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करती है पार्लियामेंट, देखा था अपने पिछले फाइल में ऐसे। फिर जब 352 खत्म हो जाता है तो अगले 6 महीने के अंदर, मतलब पार्लियामेंट जब 352 खत्म हो जाता है तो 6 महीने से ज़्यादा एक्सटेंशन, मतलब 6 महीने से ज़्यादा विधानसभा का कार्यकाल एक्सटेंड नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि 1 जनवरी को खत्म हुआ तो लास्ट जो है ना वो जो 30 जून तक ही एक्सटेंशन पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कराने जरूरी है, मतलब जिस दिन इमरजेंसी खत्म हो जाती है, ठीक है, उससे मैक्सिमम 6 महीने तक उसको खींचा जा सकता है, सस्पेंडेड किसको, सस्पेंडेड लेजिस्लेटिव असेंबली को। उसके बाद क्या कराना होता है, चुनाव कराने मस्ट है। तो यहाँ पर ने 3 चीज़ देखी, एक बार में 1 साल, कितने समय तक, अनंत समय तक, 2 चीज़ हो गई। तीसरा कि 352 जब खत्म हो जाता है तो मैक्सिमम 6 महीने तक अपन उसको सस्पेंड रख सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। मतलब एक्सटेंडेड जैसे जो है, मतलब ये मतलब 6 महीने बाद एक्सटेंशन नहीं होएगा खत्म होने के, फिर चुनाव कराना ही पड़ेगा। तो ये इसलिए है कि जिससे कि भाई, क्योंकि ये कि चुनाव का सदन होता है तो 5 साल कार्यकाल था आपका, मजबूरी में बढ़ाना पड़ा, लेकिन मजबूरी ऐसे हमेशा थोड़ी चलेगी, ये चीज़ समझने वाली चीज़ है। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का क्या है कार्यकाल, टेन्योर, वो देखते हैं। हाउस टाइप परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन, सतत, ठीक है। कैन नॉट बी डिसॉल्व, विघटन नहीं हो सकता, गवर्नर नहीं कर सकता। तो फिर क्या है, इसके 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे साल रिटायर होते हैं, ऐसा करके प्रत्येक सदस्य कार्यकाल 6 महीने होता है, 6 साल होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने, मतलब 6 साल है, सॉरी 6 महीने गलत बोले, 6 साल, जैसे अपने राज्यसभा में पढ़ा था। तो इसको देखो याद कैसे रखना है, यूँ याद रखना है, देखो 1 2 3 है ना, 1 2 3, तो इसको पढ़ते कैसे, मतलब 1 2 3 यूँ लिखते हैं ना अपन, और फिर 3 को 2 से गुणा करिए 6, तो इसको बोलेंगे कैसे अपन, 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर होते हैं, ऐसे करके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने साल का हो गया, 6 साल का हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने राज्यसभा में देखा था ऐसे, ठीक है। तो विधानसभा में ऊपर अपन ने देखा भी कार्यकाल कितने का, 5 साल का विधानसभा का, वहाँ सदस्य का कार्यकाल नहीं है, और जबकि यहाँ पे ये कार्यकाल जो है सदस्य का कार्यकाल है,
सदन का कार्यकाल नहीं है। समझने वाली बात है कि विधानसभा में सदन का कार्यकाल बोला जाता है कि 5 साल का, ठीक है, और विधान परिषद में सदस्य का कार्यकाल बोला जाता है 6 साल का, ठीक है ना। यूं विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं बोला जाएगा, विधान परिषद तो स्थायी सदन है। समझ गए। फिर आगे देखें अपन, फिर इलेक्शन जो है हर तीसरे साल होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1/3 सदस्य हर 2 साल रिटायर होते हैं, तो हर थर्ड ईयर मतलब 2 साल तो उसका टेन्योर हो गया, फिर 2 साल खत्म होते ही वो तीसरा साल चालू हो जाता है 2+1, ठीक है ना भाई, 2 साल तो टेन्योर ही है ना, तो 2 साल के अंदर थोड़ी होगा चुनाव, फिर 2 साल पूरे होते ही वो तीसरा साल चालू हो गया ना, तो इसलिए हर थर्ड ईयर इलेक्शन होता है। फिर गवर्नर के द्वारा भी इसमें नॉमिनेटेड होते हैं, अपन ने जैसे देखा ही कि नामांकन बाई गवर्नर, ठीक है ना, 1/6 है ना, और 5/6 वो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, 4 तरह के इलेक्टोरल कॉलेज से, ठीक है ना। अपन ने देखा था क्या, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 देखा था अपन ने। 1/3 जो है ये तो अपन ने जैसे 1/3 विधानसभा, 1/3 नगर पालिका वगैरह, 1/12 सेकेंडरी से ज़्यादा जो टीचर हैं उनका इलेक्टेड, और 1/12 से ग्रेजुएट, जिनको ग्रेजुएशन की मैक्सिमम कितने साल हुए अभी, 3 साल हुए। समझ गए। फिर री इलेक्टेड की कोई सदस्य का री इलेक्टेड की परमिशन है, ठीक है ना, यस, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन सबसे पहले अपन देखते हैं सिटीजन, है ना। देखो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि वोट देने के योग्य हो तो वो सदस्य बन सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ लिखा हो सिटीजन। अब सिटीजनशिप उसने कैसे भी एक्वायर की हो, बाई बर्थ हो, बाई रजिस्ट्रेशन हो, बाई डिसेंडेंट हो, बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी हो, ठीक है। तो सिटीजनशिप वाले पार्ट में अपने देखा है, पार्ट 2 में नागरिकता लेने के तरीके, तो बाई बर्थ नहीं लिखा हुआ है यहाँ, ये समझने वाले कि और नागरिक का लिखा हुआ है, और नागरिकता कैसी ली हुई हो चाहे अपने, ठीक है। फिर सेकंड लिखा हुआ ओथ। ओथ क्या होता है? जैसे ये अपन जैसे देखते हैं इलेक्शन के दौरान ओथ लेते हैं और फिर सदस्य बनते तब तो लेते ही हैं, और ओथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की और सॉवरेंटी की। देखो ये जो सदस्य होता है ना, चाहे वो एमपी हो चाहे एमएलए हो, किसी भी सदन का, तो ये एक तो इलेक्शन के समय ओथ लेते हैं, मतलब जब अपना नामांकन भर रहे होते हैं, और फिर कैंडिडेट के रूप में जब चुन के आ जाते हैं तो फिर सदस्य के रूप में लेते हैं। पहले तो लेते हैं कैंडिडेट के रूप में, उम्मीदवार, ठीक है, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, फिर जैसे लड़ेंगे तो या तो हारेंगे या जीतेंगे, फिर जब जीत के जब सदस्य बन जाते हैं फिर सदस्य के शब्द लेते हैं ये। फिर एज कितनी है? विधानसभा के लिए 25 है, विधान परिषद के लिए 30 है, और गवर्नर के लिए 35 है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए 35। समझ गए ऐसे। फिर लॉ कौन बना सकता है? इसके संबंध में कोई भी चेंज करना हो, कुछ करना हो तो पार्लियामेंट बनाती है। फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951, है ना, लोक प्रतिनिधि अधिनियम जो है 1951। फिर जब संसद कानून बना सकती है कि अर्हता संबंधी, क्वालिफिकेशन संबंधी, तो आरपीए 1951 ने बनाया, तो आरपीए 1951 के तहत क्या क्या क्वालिफिकेशन वो देख लेते हैं। सबसे पहले वो एलिजिबल होना चाहिए क्या? विधान परिषद, मतलब विधान परिषद और विधानसभा का सदस्य योग्य होने के लिए, मतलब विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए वो विधानसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे अपन ने देखा कि भाई 25 साल है विधानसभा में या विधान परिषद में 30 है, तो 30 चाहिए इसको, ठीक है। दूसरा गवर्नर नॉमिनेट करता है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला, गवर्नर नॉमिनेट करता है ना, तो उस व्यक्ति को ही करेगा जो उस राज्य का डोमिसाइल हो, मूल निवासी। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल है कि यूपी के अंदर है, तो यूपी के अंदर फिर गवर्नर नॉमिनेट करेगा 1/6, तो वो यूपी के मूल निवासी होने चाहिए और राजस्थान का नहीं हो सकता कोई वहाँ, ठीक है ना, ये जरूरी है। फिर ठीक है, ये गवर्नर नॉमिनेट करता है अपने विधान परिषद के अंदर ही करता है, विधानसभा के अंदर है नहीं नॉमिनेशन का, ठीक है, ऐसे। फिर विधानसभा के अंदर जो एमएलए चुन के आता है वो क्या होता है, वो उस स्टेट के अंदर वोटर के रूप में रजिस्टर्ड हो, और वोटर तभी हो सकता है जब आपके वहाँ के डोमिसाइल हो, वोटर लिस्ट में तभी तो नाम होगा। अभी SIR हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, तो उसमें वहाँ के आप डोमिसाइल हो तभी आपका वोटर लिस्ट में नाम होगा, ऐसे। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों में से किसी भी सदन का आप सदस्य बनोगे तो उसके लिए जरूरी है कि आप संबंधित राज्य के मूल निवासी होने चाहिए, ये खास बात है, ठीक है। जबकि लोकसभा के अंदर ऐसा नहीं है, राज्यसभा के अंदर ऐसा नहीं है। जैसे याद करो, नरेंद्र मोदी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा, वाराणसी से लड़ा और उधर अपने अहमदाबाद से लड़ा, है कि नहीं है। फिर एक सीट खाली करी, वाराणसी की वो नागरिक भी नहीं है, तो लोकसभा राज्यसभा के अंदर ये चीज़ लागू नहीं होती, ठीक है। जैसे धर्मेंद्र अपने यहाँ से राज्यसभा सदस्य थे, मनमोहन सिंह आसाम से राज्यसभा सदस्य थे, ठीक है, ऐसा।
समझ गए ये चीज़ है। फिर जैसे राहुल गांधी ने वायनाड से लड़ा चुनाव, जबकि वहाँ के मूल निवासी नहीं है, यूँ। तो लोकसभा राज्यसभा में डोमिसाइल वाली चीज़ लागू नहीं होती, लेकिन स्टेट के एमएलए वाले कॉन्सेप्ट के अंदर लागू होती है, चाहे आप किसी भी हाउस के एमएलए हो। फिर SC ST की सीट है अगर आप हो तो इन स्टेट, मतलब उस राज्य के अंदर आपको SC ST का दर्जा मिला होना चाहिए। देखो ये SC ST का जो दर्जा है ये नेशन वाइड नहीं होता है, ठीक है ना। माइनॉरिटीज जो है 5 अपने BJP MSC बौद्धिस्ट जैन पारसी अपने और सिख एंड क्रिश्चियन, ठीक है ना, अपने हैं मतलब सिख एंड क्रिश्चियन, ठीक है, माइनॉरिटीज़ हैं। तो इसमें क्या है अपने को कि SC ST जैसे जो है ये स्टेट वाइज होते हैं, कि राजस्थान में जो ST वो जरूरी नहीं है कि वो MP या हरियाणा में ST हो, पंजाब में ST हो, ऐसे। तो स्टेट वाइज कोई भी कम्युनिटी जो है वो स्टेट वाइज SC ST डिक्लेयर होती है, समझ गए। तो अगर राजस्थान की विधानसभा आप ST सीट पे आ रहे हो तो जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो तो वो कम्युनिटी ST राजस्थान के अंदर डिक्लेयर होनी चाहिए, ना कि बाहर, समझ गए ये। फिर SC ST का कोई कैंडिडेट है तो वो जनरल सीट के ऊपर भी फाइट कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन, कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती हैं, किन के आधार पे वो जीता हुआ जो है वो निरह माना जाएगा, डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा, निरहता। सबसे पहले अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि दूसरी जगह से कहीं पे वो पेड एम्प्लॉयमेंट में अंगेज है, सीधी सी बात ये है। फिर दूसरा चित्त मतलब जिसको अपन बोलते हैं ना कि पागलपन, वो हो, चित्त वृत्ति हो, कि विकृत चित्त का, अनसाउंड माइंड इसको इंग्लिश में बोलेंगे, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब अनसाउंड माइंड UM, ठीक है। अनुन्मोचित दिवालिया, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सॉल्वेंट, मतलब डिक्लेयर्ड सॉल्वेंट, ठीक है। दिवालिया घोषित हो गया। दिवालिया घोषित कौन होता है? जिस व्यक्ति ने पिछले 3 महीने से मूलधन, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं चुकाया, वो दिवालिया घोषित होता है व्यक्ति। पिछले 3 EMI जिसकी जंप हो गई, तो EMI का मतलब प्रिंसिपल और मूल आपने जंप नहीं कराया तो वो दिवालिया घोषित होता है। फिर नागरिक नहीं रहे, तो जैसे अपने अपना नागरिकता लेने के 5 तरीके हैं तो जाने के भी 3 तरीके हैं, ऐसे। फिर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है, उसके तहत अगर वो डिस्क्वालीफाई है तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे पार्लियामेंट ने बनाया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसके तहत अपन देख लेते हैं कि कब कब वो डिस्क्वालीफाइड होता है। जैसे करप्शन, कि करप्शन के दौरान उसने, मतलब इलेक्शन के दौरान उसने किसी भी करप्ट प्रैक्टिस का यूज़ किया है, ठीक है ना, कोई इलीगल एक्टिविटी करी है, जैसे ड्रग्स वगैरह बांटी है, कैश बांटा है, ऐसे इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश किया किसी भी तरह से, तो करप्ट प्रैक्टिस हो जाएगी, इलेक्शन आपका नल एंड वॉइड होगा, जैसे इंदिरा गांधी का लोकसभा के लिए हुआ था राजनारायण। एक्सपेंडिचर आपने सबमिट नहीं किया या एक्सपेंडिचर से ज़्यादा आपने खर्च किया। नेक्स्ट, आपको किसी भी क्राइम के तहत, क्रिमिनल एक्टिविटी की तरह आपको पनिशमेंट होती है 2 साल से ज़्यादा की, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। लेकिन कब तक आप डिस्क्वालिफिकेशन आपका बना रहेगा, कि जिस दिन आप जेल से छूटोगे, ठीक है, उसके अगले 6 साल तक, फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स आफ्टर रिलीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत अगर क्राइम के आप दोषी पाए गए और आपको सजा होती है 2 साल से ज़्यादा की, तो आप कब तक के लिए डिस्क्वालीफाई हो? जिस दिन जेल से निकलोगे। जैसे मान लो सजा हुई 3 साल की, 3 साल बाद आप रिहा हुए, तो रिहा होने के अगले 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते, समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें केस लॉ ढूंढना ना, ये केस लॉ कौन सा सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के आप अंदर अंगेज हुए तो आप डिस्क्वालीफाई हो। टर्मिनेट हुए हो किसी जॉब से आप, तो आप डिस्क्वालीफाई हो। सोशल हार्मनी डिस्टर्ब करने की आपने कोशिश करी तो आप डिस्क्वालीफाई हो। सोशल इविल को बढ़ावा दे रहे हो आप, जैसे आपने चुनाव प्रचार में या मंच से किसी, जैसे सोशल इविल कौन से, जैसे दहेज प्रथा, सती, अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो। फिर मेंबरशिप, आप मेंबर रहोगे या नहीं रहोगे, ये किस, मतलब इस RPA के तहत, ठीक है। तो किसका डिसीजन फाइनल है? गवर्नर का डिसीजन फाइनल है, लेकिन गवर्नर किससे राय लेता है? इलेक्शन कमीशन से। ये इलेक्शन कमीशन कौन सा है? सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। फिर गवर्नर ने जो डिसीजन ले लिया वो सब्जेक्ट, मतलब उसमें जुडिशियल रिव्यू की शक्ति काम नहीं करेगी, ठीक है। गवर्नर का डिसीजन फुल एंड फाइनल है, ठीक है। ये चीज अपन को समझनी है। फिर जैसे अपन जैसे नेक्स्ट देखेंगे दल बदल कानून, तो दल बदल कानून के तहत, एंटी डिफिक्शन के तहत अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो डिसीजन फाइनल किसका है? पीठासीन अधिकारी का होता है,
ठीक है। दल बदल के अलावा किसी भी रूप से आप डिस्क्वालीफाई होते हो तो फाइनल डिसीजन किसका, गवर्नर का। लेकिन वो किससे राय लेगा, गवर्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। फिर अपन देखते हैं दल बदल कानून के तहत अयोग्यता के क्या क्या पैमाने हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं दल बदल कानून का वर्णन शेड्यूल 10 के अंदर है। टोटल 12 अनुसूचियां, आपने 8 मूल थी, 4 बाद में जुड़ी, 9वीं सबसे पहले जुड़ी, फिर 10वीं जुड़ी। ठीक है, तो 10वीं के अंदर क्या दल बदल कानून है। ठीक है, ये 1985 में जोड़ा गया। ठीक, राजीव गांधी प्रधानमंत्री, 52वें संविधान संशोधन से ही पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन फॉर किसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मतलब दोनों हाउसों के लिए, दोनों हाउसों के लिए, चाहे वो लोकसभा, ये अपने लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों के लिए वो निर्भर हो जाएगा। लेकिन फिर ये बात ये आती है कि कब तक वो डिस्क्वालीफाई रहेगा। तो कब तक वो डिस्क्वालीफाई रहेगा, जैसे 5 साल का टेन्योर है उसका, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 साल का टेन्योर है। तो जैसे वो 4 साल के बाद डिस्क्वालीफाई होगा तो 2 साल का टेन्योर बचा था, तो या तो 2 साल तक का वो टेन्योर खत्म हो, या तो वो, या जिस दिन वो डिस्क्वालीफाई हुआ उसका 6 महीने से कम, 6 महीने से ज़्यादा का टेन्योर उसका बचा हुआ था, तो वहाँ पे फिर उपचुनाव होते हैं। ठीक है, तो उपचुनाव हुआ, फिर उपचुनाव में जीत गया, तो फिर वो उपचुनाव में जीत गया तो वो जीता हुआ घोषित माना जाएगा और उसकी वो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी। समझ गए। तो कहने का मतलब जब तक उसका एक्सपायरी ऑफ द रिमेनिंग टेन्योर और टिल हिज री इलेक्शन विच एवर इज अर्लियर। समझ गए। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, टिल एक्सपायरी ऑफ द रिमेनिंग टेन्योर, रिमेनिंग या ऑर्डर, टिल एक्सपायरी ऑफ द रिमेनिंग टेन्योर और टिल ही गेट्स री इलेक्टेड, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। और क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने बताया कि जिस दिन वो अयोग्य घोषित हुआ और 6 महीने से ज़्यादा अभी वहाँ उसका कार्यकाल बचा था, तो वहाँ पे उपचुनाव कराने मस्ट है। 6 महीने से कम कार्यकाल होता है तो फिर उपचुनाव नहीं होते हैं। ठीक है, और वो शेष अवधि के लिए होता है जब वो चुन के आता है, तो अगर वैसे भी खाली भी किसी भी तरीके से, क्योंकि सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव एक साथ ही होते हैं। समझ रहे हो। फाइनल डिसीजन दल बदल के तहत जो अयोग्य हुआ है व्यक्ति, उसका फाइनल डिसीजन किसका है, पीठासीन अधिकारी का। अगर वो विधानसभा का सदस्य है तो स्पीकर का, और विधान परिषद का सदस्य है तो अध्यक्ष का। ये लिखा हुआ विधानसभा में स्पीकर का और विधान परिषद में अध्यक्ष चेयरमैन का। जुडिशियल रिव्यू, यस, ये जो डिसीजन है दल बदल वाला के तहत स्पीकर का, पीठासीन अधिकारी का डिसीजन, वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। ये किस केस में कहा गया, 1992 में की हो तो होलोनवाद के अंदर ये कहा गया, 1992 के अंदर। ठीक है, ऐसे है ये। और गवर्नर का जो डिसीजन होता है आरपीए के तहत, वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू नहीं है। ठीक है, ये चीज है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं ओथ, शपथ। ठीक है, तो शपथ लेता है सदस्य। गवर्नर की शपथ अपन ने देखी थी, आर्टिकल में लिखी हुई नहीं। ठीक है, इसकी जो शपथ है ये आर्टिकल में नहीं लिखी हुई है, संसद मतलब विधानमंडल के सदस्य की, ये शेड्यूल 3 में वर्णित है। ठीक है, यही लिखा हुआ अपने, शपथ कौन दिलाता है, गवर्नर दिलाता है। ऑफ किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, सॉवरेंटी की और ड्यूटी की। ठीक है, विदाउट ओथ जो है ये कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता और मत नहीं दे सकता। अगर कोई विदाउट मेंबर बैठता है सदन में उसको, तो उसके ऊपर 500 रुपये पर डे की फाइन है। ये क्वेश्चन पूछा था यूजीसी में, कितनी फाइन है, 500 रुपये पर डे की। फिर कि हु, मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जैसे जिसने, मतलब जो अयोग्य होगा और जिसको 500 रुपये, कौन सा है जिसने ओथ नहीं लिया हो, जिसकी वो क्वालिफाइड नहीं है, या किसी भी लॉ के तहत वो डिस्क्वालिफाइड है। समझ रहे हो, मतलब क्या है, ये 500 रुपये देने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, जो व्यक्ति बगैर ओथ लिए बैठ रहा है, जो डिस्क्वालीफाई हो गया, चाहे वो एंटी डिफिक्शन के तहत स्पीकर के द्वारा या गवर्नर के द्वारा आरपीए के तहत वो बैठ गया, या लॉ के द्वारा कोई प्रोहिबिटेड व्यक्ति है वो बैठ रहा सदन में, तो उसको 500 रुपये पर डे का फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, सदन में पहले जाने से पहले देख लो मैं योग्य हूँ कि नहीं हूँ, नहीं तो फिर लगेगी 500 रुपये की शपथ पर डे। फिर वैकेंट कब हो जाएगी सीट, देखो क्या है, डुअल मेंबरशिप, कि विधानसभा के सदस्य थे और फिर विधान परिषद का चुनाव लड़ा, वो भी जीत गए। ठीक है ना, मतलब विधान परिषद में नॉमिनेट हो गए, वो लड़ा। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये डुअल मेंबरशिप नहीं हो सकती, एंड हो जाएगी किसके अकॉर्डिंग, जो जैसा संबंधित राज्य की विधानमंडल ने कानून बनाया हुआ उसके अनुसार। फिर डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, जैसे अपने निर्णय ऊपर पड़े उनके तहत। फिर रेजिग्नेशन दे सकता है किसको, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, पीठासीन अधिकारी को रेजिग्नेशन देता है सदस्य, और पीठासीन अधिकारी उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे उस रेजिग्नेशन को पीठासीन अधिकारी। फिर अब्सेंट रहता है अगर 60 दिन से ज़्यादा, 2 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू अब्सेंट रहता है सदस्य सदन से 60 महीने ज़्यादा, 2 महीने ज़्यादा, तो वो डिस्क्वालीफाई।
अदर क्या है कि कोर्ट द्वारा कर दिया, हाउस से निष्कासन कर दिया गया, ठीक है ना ये। फिर यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये अपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ये कि इलेक्टेड बराबर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, है ना। ये लाइन क्या बोलती है, अगर वो व्यक्ति इलेक्टेड हो जाए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या गवर्नर, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मतलब पोस्ट वो डिस्क्वालीफाई से मतलब वेकेंट मानी जाएगी सीट। डिस्क्वालिफिकेशन से मतलब है यहाँ वो किसी कानून के तहत नहीं, डिस्क्वालीफाई इन द सेंस वो सीट वेकेंट हो गई। तो वेकेंट कब मानी जाएगी, जब वो इलेक्ट हो जाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर के रूप में, ऐसे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं गिने जाते हैं ये पद, ऐसे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ये वैकेंट हो गया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। विधानसभा के लिए सदस्य बोला जाता है शब्द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। विधान परिषद के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, या मतलब चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, इसी को बोलते हैं अपन सभापति, उपसभापति। देखो है ना, ये यहाँ पे ना अध्यक्ष ये मत लिखो, यहाँ स्पीकर लिखो, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, और ये पे यहाँ पे आएगा ये महासभापति लिख लो, चाहे सभापति, उपसभापति। विधानसभा के संदर्भ में ज़्यादा पॉपुलर जो शब्द है वो स्पीकर है, जैसे लोकसभा के संदर्भ में। फिर पैनल, देखो पैनल होता है इसमें, विधानसभा के अध्यक्ष का पैनल होता है, ठीक है ना, कि अध्यक्ष नहीं रहेगा तो फिर कौन बैठेगा आगे। और विधान परिषद में उपसभापति का पैनल होता है, मतलब चेयरमैन का पैनल नहीं होता, उपसभापति का होता है। तो ये ध्यान रखो कि विधानसभा के अंदर पैनल होता है स्पीकर का, और विधान परिषद में पैनल होता है डिप्टी स्पीकर का। मतलब ये व्यक्ति नहीं रहेंगे तो इनके जगह कौन बैठेगा। सैलरी कहाँ से मिलती है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड फंड से मिलती है। और ये जो पार्ट है ये चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, मतलब इसके ऊपर वोटिंग नहीं हो सकती सदन के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चार्ज एक्सपेंडिचर वो जिसके ऊपर वोटिंग नहीं हो सकती सदन में। फिर देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा में स्पीकर जो है ना, विधानसभा अध्यक्ष, उसके जैसे क्या क्या उसके बारे में प्रावधान है, उनकी चीजों के बारे में, ठीक है ना। पहला प्रावधान है अमोंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अमोंग मेंबर्स प्रेजेंट, कहने का मतलब है स्पीकर किन में से चुना जाता है, कि जो सदस्य निर्वाचित होके आए ना, है ना, उनमें से चुना जाएगा, और उधर वो जो मनोनीत होके आए उनमें से चुना जाएगा स्पीकर लोग। कहने का मतलब क्या, देखो ये यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है कि जो व्यक्ति सदस्य नहीं है सदन का, वो स्पीकर या उधर सभापति नहीं बन सकता। जैसे मंत्री होता है, मंत्री कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है बिना सदन का सदस्य हुए, मैक्सिमम 6 महीने तक, फिर 6 महीने बाद उसको सदस्य लेनी पड़ती है, लेकिन वो मंत्री वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लागू नहीं है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ अमोंग, अपने में से एक व्यक्ति को स्पीकर चुनेंगे, अपने में से, अपने मतलब जो चुन के आए हैं उनमें से, सदस्य जो है उनमें से, ठीक है। बिना जो व्यक्ति सदस्य नहीं है सदन का वो पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। टेन्योर कितना है विधानसभा का, जितना टेन्योर उतना 5 साल। वेकेंट कब मानी जाती है, जब वो विधानसभा मेंबर नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रह सकता स्पीकर। रेजिग्नेशन किसको देता है, डिप्टी स्पीकर को, और हटाया भी जा सकता है। हटाने के लिए मेजोरिटी क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी, मतलब टोटल माइनस वेकेंट का 50%, ठीक है ना। इफेक्टिव क्या होता है कि टोटल इतने, उनमें से जितने एब्सेंट रहते हैं उनको घटा दो, तो वो इफेक्टिव मेजोरिटी हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। इफेक्टिव मतलब प्रभाव जो डालेंगे, ठीक है ना। तो टोटल में से एब्सेंट, जैसे मान लो टोटल स्ट्रेंथ है 200, ठीक है 200, उसमें से आज सदन में कितने एब्सेंट है, 8 दिन एब्सेंट है, तो ये 192 का 50%, ये देख लो, बड़ी होती है भी काफ़ी। फिर नोटिस दिया जाता है कितने दिन पहले का, 14 दिन पूर्व का नोटिस दिया जाएगा अगर स्पीकर को हटाने का प्रोविजन है तो। फिर आते हैं स्पीकर के क्या क्या फंक्शंस हैं, अपन विधानसभा के संदर्भ में पढ़ रहे हैं कि एक तो बिजनेस चलाता है हाउस का, कि कैसे कैसे कौन प्रश्न पूछेगा, कौन बोलेगा, कब पूछा जाएगा, ये एक्सप्लेनेशन देता है कि कोई रूल एम्बिग्यू है तो उसकी फाइनल ये एक्सप्लेनेशन देता है ये, ठीक है। फिर कोरम कितना होता है, यहाँ पे 10 या 1/10, 10 और लिखो, है ना, 10 या 1/10, ठीक है, 10 या 1/10 कोरम है ना, 10 या 1/10, विच एवर इज लो, ठीक है। कोरम मतलब कि इतने सदस्य तो होने ही चाहिए हाउस को चलाने के लिए, 10 या 1/10। 1/10 किसका, हाउस की स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो जैसे राजस्थान के अंदर 200 है तो 200 का 1/10 20 हो गया, 20 या 10, तो 10 चाहिए अपन को, 10 या लोअर है तो 10 ही, 10 या 1/10 में से जो भी कम है वो कोरम होता है। टाई वोट ये डाल सकता है स्पीकर का, टाई वोट मतलब निर्णय नहीं हुआ
50 नहीं फेवर में डाला, 50 नहीं अगेंस्ट में, निर्णय नहीं हुआ, तो फिर ये निर्णायक मत देता है स्पीकर, ऑर्डिनरी वे में वोट नहीं करता है। फिर सीक्रेट सिटिंग्स जो होती हैं यही बुलाता है, ठीक है। जॉइंट सिटिंग स्टेट के अंदर होती नहीं तो जॉइंट सिटिंग बुलाएगा नहीं। मनी बिल के ऊपर फाइनल डिसीजन स्पीकर का ही होता है, मनी बिल पे फाइनल डिसीजन स्पीकर पर होता है। कोई भी बिल मनी बिल है नहीं है, अंतिम डिसीजन कौन करेगा? स्पीकर करेगा। एंटी डिफिक्शन के तहत आप योग्य हो नहीं हो, तो आपने दल बदल हुआ है कि नहीं हुआ, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? स्पीकर करता है, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या है, मतलब पीठासीन अधिकारी करता है। फिर दूसरी बात यह है कि इसका डिसीजन फाइनल, समझ गए, लेकिन सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू की हो तो ओलन, ठीक है ना। हाँ, फिर क्या है, इसमें कोई समय अवधि नहीं है, स्पीकर के पास कोई भी समयावधि नहीं है कि इतने दिन में आपको करना है, कितने लंबे समय तक पेंडिंग रह सकती है। तो ये संकट का विषय है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। फिर कमिटी की कमिटी क्या है कि चेयरमैन इफ ही बराबर मेंबर, जैसे कोई कमेटी है उसमें स्पीकर जो है वो सदस्य है, तो वो उसका पदेन अध्यक्ष हो जाएगा उस कमेटी का, समझ गए, ठीक है। वो सदस्य है तो वो चेयरमैन जो है वो ऑटोमेटिक उसका अध्यक्ष बन जाएगा। फिर विधानसभा में उपाध्यक्ष है ना, उपाध्यक्ष पहले अपन ने देखा अध्यक्ष, अब उपाध्यक्ष देख रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, अमोंग वही मेंबर्स जो है, मेंबर्स हैं प्रेजेंट हैं, मेंबर है और प्रेजेंट है उनमें से, ठीक है। टेन्योर कितना है, जितना स्टेट लेजिस्लेचर का टेन्योर है उतना। वैकेंट कब हो जाएगी? जब विधानसभा मेंबर नहीं रहे, दूसरा रेजिग्नेशन दे दे, किसको? डिप्टी स्पीकर को। ये स्पीकर करो यहाँ पे, स्पीकर भाई ये यूं है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देता है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देता है रेजिग्नेशन, और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देता है। या हटा दिया जाए, हटाने के लिए मेजोरिटी क्या चाहिए? इफेक्टिव वही टोटल माइनस वैकेंट का 50% है ना। नोटिस 14 दिन पहले का, वो सिस्टम वही लागू है सारे। फिर फंक्शंस एज स्पीकर, ठीक है ना, स्पीकर वाले फंक्शन निभाता है कब? जब स्पीकर एब्सेंट होता है, तभी इसको पावर मिलती है कुछ करने की। और फिर नोट वैकेंट, भाई पद वैकेंट नहीं रहता है, फिर फटाफट ये वापस से इसका इलेक्शन होता है, ये ही हुआ, समझ गए। मतलब ये क्या है कि स्पीकर का पद जब वैकेंट हो जाए ना, ठीक है, तो ये उस पर इलेक्शन होना जरूरी है। ये तो कब क्या है, जब टेम्परेरी एब्सेंसनेस होती है ना स्पीकर की, तब वो डिप्टी स्पीकर स्पीकर का रोल निभा सकता है। लेकिन मान लो स्पीकर सदस्य ही नहीं रहा, तो फिर उसका इलेक्शन होना जरूरी है। ये एक टेम्परेरी व्यवस्था है, परमानेंट व्यवस्था नहीं है, ये यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन पैनल ऑफ। पैनल किसका होता है? स्पीकर का होता है, जैसे अपन ने देखा विधानसभा में स्पीकर का, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिप्टी स्पीकर का पैनल। बाई स्पीकर ही बताता है। वर्क क्या होता है? जब स्पीकर नहीं होता, डिप्टी स्पीकर डिप्टी स्पीकर के अब्सेंस के अंदर क्या होएगा, कौन बनेगा? तो ये वेकेंट नहीं रह सकता, क्योंकि पीठासीन अधिकारी का तो होना मस्ट है, वही तो हाउस को चलाएगा, बिजनेस वही चलाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब वैकेंसी उत्पन्न हो जाए तब इलेक्शन कराना पड़ता है, जैसे सदस्य नहीं रहे, डेथ हो जाए तब। फिर सेशन सत्र के बारे में अपन देखते हैं, सेशंस के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले अपन जैसे देखते हैं कि सम्मन कौन करता है? गवर्नर करता है, ठीक है, ठीक, वही एसपीडी, सम्मन प्रोरोग डिजोल्व नॉट एडजॉर्न, एडजॉर्न पीठासीन अधिकारी करता है, ठीक है। मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन कितना हो सकता है? 6 महीने का हो सकता है, 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप 6 महीने का। तो इसका मतलब ये कि एक साल में मैक्सिमम सत्र कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, लेकिन उमूमन होते हैं 3 है। एटलीस्ट इन 1 ईयर कितने सेशंस? 2 सेशंस तो होंगे ही होंगे, ठीक है। फिर इन 1 सेशन मैनी सिटिंग्स होती हैं, ठीक है। एडजॉर्न क्या होता है? ये वही जब सिटिंग खत्म होती है ना, एक दिन खत्म हुआ, एक सिटिंग खत्म हुई, तो उसको एडजॉर्न बोलते हैं। एडजॉर्न कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, पीठासीन अधिकारी, विधानसभा में स्पीकर और उधर डिप्टी स्पीकर। इफेक्ट क्या होता है? सिटिंग एंड डे एंड्स, है ना, इसको बोलते हैं दिवसावसान। क्या? दिवसावसान, है ना, दिवसावसान बोलते हैं इसको। फिर एडजॉर्नमेंट इंडेफिनिट पीरियड के लिए हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट सिटिंग डेट अपन को बताया नहीं कि कब मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं साइन डाई एडजॉर्नमेंट, SIN साइन डाई एडजॉर्नमेंट, साइन डाई, ठीक है ना, कि ये नहीं बताया कि अगले दिन कब मिलना है, साइन डाई, ठीक है। तो सम्मन अपन ने देखा कि सम्मन बुलाना, फिर एडजॉर्न, एक दिन खत्म हुआ, ठीक है। फिर प्रोरोग, प्रोरोग क्या होता है? सत्रावसान, जैसे बजट सत्र चालू हुआ, फिर वो 1.5 महीने चलता है, फिर वो खत्म हुआ, तो वो सत्रावसान, वो कौन करता है? गवर्नर करता है सत्रावसान, है ना। इसको काट दो यहाँ पे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है। सम्मन प्रोरोग और डिजॉल्व, ये इसको है ना, ये गवर्नर करो,
प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो जो है वो एडजॉर्न करता है, ठीक है, बाई गवर्नर, लेटर बाई राष्ट्रपति इन बिटवीन गवर्नर, है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन मत हो, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आप तो ये ध्यान रख लो कि क्या है, कौन करता है, गवर्नर करता है, ठीक है। सम्मान बुलाएगा गवर्नर, सत्र को खत्म कौन करेगा, गवर्नर, ठीक है। डिजॉल्व विघटन कौन, गवर्नर, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ये दोनों लाइन ऐसे काट देना, ये ठीक। डिजॉल्व कौन करेगा, गवर्नर, एसपीडी, ठीक है। ओनली ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को भंग करता है, ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद हो गई, तो स्थायी सदन है, सतत सदन है। फिर इफेक्ट क्या होता है, विधानसभा एंड हो जाती है, न्यू इलेक्शन होते हैं, और जब इमरजेंसी लग रही है तो एक बार में 1 साल तक बढ़ा सकती है, आर्टिकल नंबर 172 आपने देखा था। लेकिन मैक्सिमम क्या है, कब तक बढ़ा सकते हैं, जैसे इमरजेंसी एंड होगी तो मैक्सिमम 6 महीने तक एक्सटेंशन मिल सकता है, उसके बाद चुनाव जरूरी है। फिर क्या है, इफेक्ट ऑन बिल्स, कि जब विधानसभा डिसॉल्व हो जाती है तो बिल पे क्या प्रभाव पड़ता है वो देखो, ये बड़ा अच्छा है, ठीक है ना। इसको देखो एक बार, देखो इसमें एक चीज ध्यान रखनी इस पेंडिंग वाले इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि ऐसा बिल जो पेंडिंग और जिसमें विधानसभा का हाथ भी लग गया ना, विधानसभा कहीं भी नाम आ गया पेंडिंग बिल के संदर्भ में, तो वो लैप्स हो जाएगा विधानसभा के डिसॉल्व होते ही। विधानसभा का कहीं भी नाम आ गया तो ठीक है, और गवर्नर का कहीं भी नाम आ गया, गवर्नर राष्ट्रपति का, तो वो बना रहेगा, वो नहीं जाएगा वो कहीं भी, ठीक है। मतलब 3 का नाम आ जाएगा ना तो वो बना रहेगा। क्या, एक तो विधान परिषद का नाम आ गया तो बना रहेगा, दूसरा गवर्नर का नाम आ गया, राष्ट्रपति का नाम आ गया तो वो बना रहेगा, लेकिन विधानसभा का नाम कहीं भी आ गया तो डिसॉल्व हो जाएगा। अब देखो कैसे, कि वो विधानसभा के अंदर पेश प्रेजेंट हुआ है और पेंडिंग है, फर्स्ट टॉपिक कर देना पेंडिंग, विधानसभा में पेश हुआ और विधानसभा पेंडिंग है, तो डिसॉल्व होने पे, विधानसभा के डिसॉल्व होने पे वो बिल एंड हो जाएगा। विधानसभा में पेश हुआ था, पास हो गया, लेकिन विधान परिषद के अंदर पेंडिंग है, तो विधानसभा का नाम आ गया ना तो वो एंड हो गया। ये क्या है विधान परिषद में, कि वो विधानसभा के अंदर ही प्रेजेंट हुआ था और विधान परिषद के अंदर ही पेश हुआ था और विधान परिषद में पेंडिंग है, तो वो सर्वाइव, वो बना रहेगा, विधानसभा के विघटन होने पर वो खत्म नहीं होगा। फिर क्या है देखो, कि वो विधान परिषद के अंदर ही पेश हुआ था और विधान परिषद से पास हो गया और फिर वो गया किधर, विधानसभा के अंदर, ठीक है। तो विधानसभा में पेंडिंग और विधानसभा डिसॉल्व हो जाती है तो वो एंड हो जाएगा, क्यों, विधानसभा का नाम आ गया ना। ऐसे यहाँ ऊपर वाले में देखो विधानसभा कोई नाम ही नहीं आया था, कोई चर्चा ही नहीं है, तो बना रहा। फिर क्या है, क्यों चाहे किसी सदन में पेश हुआ, इधर भी मतलब यहाँ मान लो यहाँ से पेश हुआ, यहाँ गया तो पास नहीं हुआ, यहाँ से पेश होकर यहाँ गया तो पास नहीं हुआ, तो जॉइंट सिटिंग तो होती ही नहीं है स्टेट के अंदर, ठीक है, तो बिल एंड हो जाता है, क्योंकि नो जॉइंट सिटिंग प्रोविजन, जैसा केंद्र के अंदर है ना जॉइंट सिटिंग, वैसा यहाँ नहीं है पॉसिबल, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, विधानसभा में पास कर दिया, विधान परिषद में पास कर दिया, और साइन के लिए गवर्नर के पास पेंडिंग था, तो गवर्नर और राष्ट्रपति का तो नाम ही काफ़ी है, ठीक है, सर्वाइव, वो बना रहेगा। और गवर्नर ने उसको राष्ट्रपति की राय के लिए रिजर्व रख दिया था, ठीक है, तो वो सर्वाइव रहेगा, और राष्ट्रपति ने फिर वापस भेज दिया था, ठीक है, कि वापस, और फिर वापस आया, ठीक है, तो भी क्या है, राष्ट्रपति बाउंड नहीं है देने के लिए उसको, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है, तो वो बिल बना रहेगा। तो 3 तरह से बने रह गए, जिसपे 3 तरह से बने रह गए, कैसे, एक तो सिर्फ विधान परिषद के अंदर ही प्रेजेंट हुआ और पेंडिंग था, छाया ही नहीं पड़ी विधानसभा की, तो बच गया। दूसरा, गवर्नर का नाम आ गया तो बच गया, भाई राष्ट्रपति को भेजा तो गवर्नर के थ्रू तो भेजा, तो गवर्नर का नाम ही काफ़ी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपन को समझ में रखनी, गवर्नर राष्ट्रपति का नाम ही काफ़ी है, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान में रखो। तो इसलिए क्या होता है देखो, कि जिन राज्यों के अंदर विधान परिषद है, 6 राज्यों में, तो बिल बना रहे, बार बार उसको पेश नहीं करना पड़े, तो वो विधान परिषद से पेश होता है, और फिर विधान परिषद में पेंडिंग है जब तक तो बना रहेगा। जैसे भाई कानून बनने के लिए तो विधानसभा में जाना जरूरी है, तो विधानसभा में जैसे ही चला गया और पेंडिंग रह गया वहाँ पे, तो नाम भी आ गया ना, अगर थोड़ा सा अंश भी लग गया विधानसभा का, और विधानसभा फिर डिसॉल्व हो जाती है और बिल पास नहीं होता, तो बिल भी खत्म है। कोरम क्या होता है, देखा अपन ने 10 या 1/10, जो भी कम है, विच एवर इज लो, है ना। जैसे अपन राजस्थान में देखा 10 या 20, 200 का 1/10 20, तो 10 कम, तो ये 10। इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर गिना जाता है इसमें, जैसे 15% जो है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ, उसमें पीएम और सीएम को गिनते हैं, ऐसे कोरम में प्रिसाइडिंग ऑफिसर को गिनते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या है, वोट नहीं दे सकता, केवल वो टाई वोट ही दे सकता है, जैसे भी ऊपर अपन ने देखा, ठीक है, निर्णायक मत ही दे सकता है, ऐसे साधारण परिस्थितियों में मत नहीं देता। समझ गए। फिर लैंग्वेज देखते हैं अपन, लैंग्वेज हाउस की सदन में लैंग्वेज वाली क्या बात है वो देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। यहाँ लैंग्वेज से अपन नेक्स्ट से देख लेते हैं, ठीक, ओके।